अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। वेलकम करता हूँ आपको अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीरीज़ में, जिसमें हमने अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए हैं और उसमें हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में अपनी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। जिसमें हमने देख लिया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक क्या होता है। जिस बुक से हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं वो फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, और जो राइटर है इसका उसका नाम है अल्लाह आपका भला करे, किधर गया उसका नाम, एक मिनट। हाँ जी, ये जेम्स सी वैन हॉर्न। ये एमबीए लेवल पे, एमकॉम लेवल पर, और ये फाइनेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें ये बुक पढ़ाई जाती है। फाइनेंस के टॉपिक से रिलेटेड ये काफ़ी कम्प्रिहेंसिव बुक है। इसमें काफ़ी जो है ना वो फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज है। तो हमारी सीरीज़ का जो थर्ड पार्ट रह गया था वैक, जिसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें 3 किस्म की कॉस्ट मिलकर एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बनता है। आज हमने उसका थर्ड पार्ट करना है, जिसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसको के ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। फाइनेंस में के और स्मॉल ई साथ लिखा जाता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर ये के ई, इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जाता है। के डी होगा तो कॉस्ट ऑफ डेट होगा, के पी होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक होगा। अब ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी से क्या मुराद हम ले रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हमने जब कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई भी प्रोजेक्ट हमने चूज़ करना है एज अ कंपनी कि हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज में जो प्राइस है शेयर की, स्टॉक की, वो मेंटेन रहे, वो डिक्रीज ना हो। इंक्रीज हो जाए तो अच्छी बात है, मतलब उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। लोगों का ये ट्रेंड नहीं होना चाहिए कि भाई ये इस शेयर को बेच दो, इस शेयर को सेल कर दो, इस शेयर में कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, फ्यूचर में हमें ये कोई रिटर्न नहीं देगा। हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये सिखाती है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताती है कि आपने ऐसा रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को देना है कि उनके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि हमारे जो स्टॉक की प्राइस है फ्यूचर में डिक्रीज होने वाली नहीं है। आपने ऐसे डिसीजन लेने हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है जिससे आपको जो रिटर्न मिले वो आपके शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई रखे, उसको शेयर को फौरन बेचने ना वो लग जाए। तो इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब उसको मैयर करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहले ये एक टेका नोट हम देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। कहता है द कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कैपिटल इज बाय फार द मोस्ट डिफिकल्ट कॉस्ट ऑफ मैयर। ये बड़ी मुश्किल होती है इसको मैयर करना, क्योंकि आपने दूसरों की सेटिस्फेक्शन को मैयर करना है। ठीक है, इक्विटी कैपिटल कैन बी रेज्ड आइदर इंटरनली बाय रिटेन अर्निंग्स और एक्सटर्नली बाय सेलिंग कॉमन स्टॉक्स। दो तरीके से आप जो है ना वो इक्विटी रेज कर सकते हैं। या तो आपके पास कोई रिटेन अर्निंग पड़ी है, आप उसको यूज कर लें, या फिर आप स्टॉक्स इशू कर दें। In theory, the cost of both may be thought of as the minimum rate of return। वो minimum rate of return होता है, इनकी कॉस्ट दोनों में से जो भी आप यूज करते हैं, that the company must earn on the equity financed portion of an investment project in order to leave the market price of the firm's common stock unchanged। मोटिव बिहाइंड क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि जो कॉमन स्टॉक की प्राइस है वो अनचेंज होनी चाहिए। अगर इंक्रीज नहीं हो सकती तो डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें यह बताती है कि आपने ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है जिससे आपकी जो है ना वो प्राइस जो है, मार्केट प्राइस शेयर की, वो डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, आगे कहते हैं इफ द फर्म इन्वेस्ट in projects having an expected return less than this required rate of return, the market price of the stock will suffer over the long run। तो अगर आपने ऐसा प्रोजेक्ट चूज कर लिए कि जिसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उस रिटर्न से कम है जो कि इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आपके जो मार्केट प्राइस है वो लॉन्ग टर्म लेवल पे सफ़र करेगी। आपकी जो शेयर्स की प्राइस है वो डाउनवर्ड जाएगी, कोई भी आपके शेयर को खरीदेगा नहीं, आपकी कंपनी जो है वो लॉस में जाना शुरू हो जाएगी। लें जी, अब आ जाते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे फाइंड की जाती है। एक तरफ हम कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दूसरी तरफ हम कहते हैं इक्विटी जो है वो शेयर होल्डर का होता है।
शेयर होल्डर का प्रोपोर्शन होता है, जितना कंपनी ने कमाया वो सारा शेयर होल्डर को मिलेगा। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी रन कर रही है, हमने देखना है कि हम कितना रिटर्न दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर को, क्या वो उनको सेटिस्फाई कर रहा है। और कंपनी आपको पता है किस सूरत में रिटर्न देती है, जितना प्रॉफिट अर्न करती है वो सारा तो नहीं ना दे देती शेयर होल्डर को, उसमें से कुछ रिटेन कर लेती है और कुछ डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, कुछ डिविडेंड कहती है हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वो डिविडेंड जो होता है असल में वो आपका रिटर्न होता है इक्विटी के ऊपर। आपने जितना शेयर होल्डर इन्वेस्ट किया होता है, शेयर लगाए होते हैं, खरीदे होते हैं कंपनी के, आपको उसके बदले एक तो डिविडेंड जो है ना वो रिटर्न मिल रहा होता है, दूसरा उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही होती है, वो तो एक फ्लक्चुएट है, वो आपको एक कंस्टेंटली आपको रिसीव नहीं हो रही होती, जबकि डिविडेंड आपको कॉन्स्टेंटली रिसीव हो रहा होता है। तो हमने डिविडेंड को लेकर चलना है, डिविडेंड से हमने इसकी कॉस्ट का तयन करना है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डिविडेंड डिस्काउंट वैल्यूएशन मॉडल प्रेजेंटेड इन चैप्टर 4 इसका प्रीवियस चैप्टर जो है वो हमने इसमें देखा था कि इसमें तमाम किस तरह से डिविडेंड को डिस्काउंट किया जाता है, डिविडेंड के किस तरह से मॉडल हैं, कैसे डिविडेंड के वैल्यू का तयन किया जाता है, उसके लिहाज से उसने यहाँ पर उसको इंक्लूड किया है। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी के कैन बी thought of as the discount rate that equates the present value of all expected future dividends per share। कह रहा है कि डिविडेंड जो आप डिस्काउंट करते हैं उसकी जो डिस्काउंटेड वैल्यू होती है वो आज इसकी शेयर की प्राइस को डिफाइन कर रही होती है कि फ्यूचर में पता है कितना हमें डिविडेंड मिलेगा। उस डिविडेंड को जब हम डिस्काउंट करते हैं उससे मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न से, तो वो आपके पास जो वैल्यू आती है वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है शेयर की। एज perceived by the investor at the margin with the current market price per share। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 4 क्या कहता था कि ये प्राइस अगर आपने फाइंड करनी है किसी भी शेयर की, अगर आप एज अ इन्वेस्टर हैं, आप मार्केट शेयर में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो आपने देखना है कि उसकी शेयर की आज मार्केट प्राइस क्या है। और मार्केट प्राइस कैसे डिसाइड होगी कि आप उसके डिविडेंड से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो मार्केट प्राइस जो ट्रेड हो रही है शेयर में मार्केट में, वो नहीं, वो तो प्राइस वो है कि जो एक बायर और सेलर आपको देना चाहता है, दूसरा खरीदना चाहता है। आपने देखना उसकी एक्चुअल वर्थ है कितनी, क्या आया इतने का है, अगर इतने का है तो ठीक है, अगर इससे वो कम पे है तो फिर इसका मतलब है उसमें आपने इन्वेस्ट नहीं करना। ले जी, अब आज वापस आ जाते हैं टॉपिक पे जी। हमने डिविडेंड देखा, पहले साल का कितना मिला, दूसरे साल का कितना मिला, तीसरे साल का, इन्फिनिटी तक हमें पता है कि डिविडेंड जब तक कंपनी है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है कंपनी का, जब तक कंपनी चल रही है आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। उसको आपने डिस्काउंट कर देना है एक नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न से कि भाई ये वो डिस्काउंट रेट होगा कि जो आप कह लें कि इन्फ्लेशन रेट हो सकता है, या वो रेट हो सकता है जो मिनिमम आपको किसी इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है, आपने उससे उसको डिस्काउंट किया तो आपके पास एक वैल्यू आ गई जो आपकी कहलाती है प्राइस ऑफ शेयर। वेयर पी नॉट इज द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ स्टॉक एट टाइम जीरो, आज का मतलब अभी, और डी टी इज द डिविडेंड पर शेयर एक्सपेक्टेड टू बी पेड एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड टी। So KE is the appropriate discount rate and summation represent the sum of the discounted future dividends from period 1 through infinity। तो ये आपका क्या कहलाता है, एक एनविटी सिस्टम होता है कि आपने कितना डिविडेंड आपको मिल रहा है, आपने उसको एक इनफाइनाइट पीरियड के लिए डिस्काउंट किया तो वो आपकी उसकी प्राइस आ गई। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने कैसे एस्टिमेट किया कि फ्यूचर में आपको ये डिविडेंड मिलेंगे। ठीक हो गया, वो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई आज कंपनी ने डिविडेंड 10% या 100% डिक्लेयर किया है, तो क्या फ्यूचर में भी वो इतना ही डिक्लेयर करेगी? उसको मेजर करने के, उसको एस्टिमेट करने के कुछ तरीक़ेकार हैं। इफ़ वी एक्यूरेटली एस्टिमेट द स्ट्रीम ऑफ द फ्यूचर डिविडेंड्स दैट मार्केट एक्सपेक्ट्स, it is an easy matter to solve for the discount rate that equates this cash stream with the current market price of the stock, because the expected future dividend are not directly observable। हमें पता है कि हम डायरेक्टली उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, कंपनी परफॉर्म करेगी, डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, फ्यूचर में हमें कैसे पता कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी या बुरा परफॉर्म करेगी? इसलिए ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं होता। ऑब्जर्वेबल मतलब आप इसका मुशाहिदा नहीं कर सकते, देख नहीं सकते इसको। दे मस्ट बी एस्टिमेटेड, इसका आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि भाई ये क्या हो सकता है। Herein lies the major difficulty in the estimating the cost of equity capital। तो यही वो मेन वजह है कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर सबसे बड़ी
प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि हम जिस चीज़ को देख नहीं सकते, जिस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसको कैसे एस्टिमेट करें। गिवन रीजनेबली स्टेबल पैटर्न ऑफ द पास्ट ग्रोथ, वन माइट प्रोजेक्ट दिस ट्रेंड इनटू द फ्यूचर। हाँ, ये हो सकता है कि आपने प्रीवियस उसका 10 सालों का चार्ट ले लिया, कंपनी का 20 सालों का ले लिया, और देखा कि उसमें कितनी ग्रोथ आ रही है, आपने उसी को आगे फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर लिया, फ्यूचर में वही ट्रेंड आपने आगे फॉलो कर लिया, आपने कहा मिनिमम चलो ये तो रहेगा ही रहेगा ना। However, we must temper our projection with current market sentiments. हाँ, हम अपनी जो प्रोजेक्शन है उसको करंट मार्केट सेंटिमेंट्स, जो भी उसके तवक्कुआत है मार्केट की, उसके मुताबिक थोड़ा चेंज कर सकते हैं। इनसाइट इनटू सच सेंटिमेंट कैन कम फ्रॉम द रिव्यूइंग वेरियस एनालिसिस अबाउट द कंपनी इन फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। और वो सेंटिमेंट कहाँ से आएंगी, वो आपकी न्यूज़पेपर से आप देख सकते हैं, मैगजीन से देख सकते हैं कि मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में इस कंपनी के बारे में लोग क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं, क्या क्या शाया कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक आप जो है ना उसकी फ्यूचर वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड, अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ। इफ डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट एन 8% एनुअल रेट, हमने एज्यूम कर लिया कि जो डिविडेंड आज कंपनी दे रही है वो 8% के हिसाब से ग्रो करती जाएगी इनटू द फोरसीएबल फ्यूचर। द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल प्रेजेंटेड इन चैप्टर 4, जो कि चैप्टर 4 में प्रेजेंट किया गया था, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल माइट बी यूज्ड टू डिटरमिन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को हम डिटरमिन कर सकते हैं, उसके ज़रिए से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड कर सकते हैं। उसका ये फार्मूला यहाँ पे लिखा है, ये असल में फार्मूला एक ही है, इसको इन्होंने बस ऊपर नीचे करके के ई ऊपर ले गए हैं। हमने ऊपर पढ़ा था कि ये के ई नीचे होता है, और इसका मतलब है कि हमारे पास ये फार्मूला ऊपर नीचे करने से हमारे पास क्या आ गया, के ई। इसका फार्मूला मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल क्या है, ये रहा फार्मूला। ये चैप्टर 4 मैंने खोला है, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, यहाँ पर आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। ये रहा बेसिक इसका फार्मूला। आप इस फार्मूले में से जो मर्जी आप निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। डी नॉट डिविडेंड आ गया, 1 प्लस जी उसका ग्रोथ रेट आ गया, और 1 प्लस के ई इसका डिस्काउंट रेट आ गया, और वी स्टैंड फॉर इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। इसको पी नॉट भी कह लें या वी इसको कह लें, एक ही बात है। अब आप इसको ऊपर नीचे करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा। हमने असल में के ई निकालना है, इस फार्मूले में से हमने के ई निकालना है। के ई को जब हम सेपरेट करेंगे मैथमेटिकली तो हमारे पास कुछ इस तरह से फार्मूला बनेगा, डी वन ओवर पी नोड और प्लस जी। ये पी नोड का मतलब वी ही है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम एक वैल्यूज ले लेते हैं फर्जी। इफ द एक्सपेक्टेड डिविडेंड इन द फर्स्ट ईयर वर $2, एक साल का तो हमें पता लग ही जाता है उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि कितना डिविडेंड वो दे सकते हैं, तो वो हम फ्यूचर का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। याद रहे कि जो आपने पी नॉट लेना है वो करंट प्राइस है, और जो डिविडेंड आपने लेना है वो उससे एक साल का आगे वाला लेना है, जो आपको फ्यूचर में मिल सकता है। उसी साल का डिविडेंड नहीं लेना आपने, आपने फ्यूचर का लेना है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड लेना है, ठीक हो गया। तो वो एक्सपेक्ट उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हो सकता है, क्वेश्चन में आपको गिवन हो सकता है। एंड प्रेजेंट मार्केट प्राइस वर प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज $27, और उस मार्केट जो वो की प्राइस है, शेयर की मार्केट में ट्रेड हो रहा है वो $27 का शेयर सेल परचेज हो रहा है, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पे उसकी प्राइस देखें तो। और जी आपने ग्रोथ रेट आपने कहा जी 8% एनुअल वो ग्रो करता जाएगा एज पर टू द कंपनी पॉलिसी या एज पर द पास्ट ग्राफ जो है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई 15.4 के, फोर दैट इज इक्वल टू द के ई, और ये आप कह सकते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी होगा। दिस रेट वुड देन बी यूज्ड एज एन estimate of the firm's required rate of return on equity capital. The key element of 15.5 is an accurate measurement of the growth इन द डिविडेंड पर शेयर। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस फॉर्मूले में, आपने मैयर करना है एक्यूरेट ग्रोथ रेट। अगर एक्यूरेट ग्रोथ रेट आप मैयर करने में नाकाम रह गए तो इसका मतलब है आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी जो है ना वो सही से नहीं निकलेगा। तो ग्रोथ रेट जो है ना आपने बड़े ध्यान से निकालना होता है, यही मेन फैक्टर होता है इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी का, एज परसीव्ड बाय द इन्वेस्टर एट द मार्जिन, यही वो मार्जिन होता है, ठीक हो गया। अब ग्रोथ कैसे फाइंड की जाती है, ग्रोथ को भी हम देख लेते हैं, लगते हाथ ही साथ ही हमारा ये टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा। इफ द ग्रोथ इन द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू
टेपर ऑफ इन द फ्यूचर, अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में ये डिविडेंड ग्रोथ जो है ना ये कम हो जाएगी, टेपर ऑफ का मतलब शॉर्ट हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल विल नॉट डू, तो फिर हम कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल को इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि ये प्रीवियस मॉडल है, ये है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, कि हमने एज्यूम कर लिया कि इसी रेट से ये जो है ना वो चलता रहेगा, डिविडेंड ग्रोथ करता रहेगा, जबकि हमें अगर लगे कि भाई ये ग्रोथ तो रुक जाएगी फ्यूचर में जाके, एज एक्सप्लेन इन चैप्टर 4, जो कि चैप्टर 4 में एक्सप्लेन है, मैं इंशाल्लाह चैप्टर 4 का कंप्लीट आपको इसका हम इसको करेंगे दोबारा, लेकिन फिलहाल हमारा टॉपिक जो है ना वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अ मॉडिफिकेशन ऑफ एक्शन देन इन ऑर्डर, कह रहा है जहां पर कांस्टेंट ग्रोथ नहीं होगी वहां पर आपको अपने इक्वेशन 15.4 में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, ये 15.4 जो आपका है इसमें आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। ये ज़रा गौर करें, ये जो आपका मॉडल है ये है कांस्टेंट ग्रोथ के, मतलब एक साल उसके बाद फिर ग्रोथ फिर ग्रोथ फिर ग्रोथ लेकिन अगर हमारी 2 सालों की ग्रोथ कुछ है और अगले 5 सालों की ग्रोथ कुछ है, फिर अगले 10 सालों की ग्रोथ कुछ हो रहा है, तो फिर इस मॉडल में हमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। और वो मॉडिफिकेशन कैसे होगी, वो मॉडिफिकेशन ऐसे होगी। लेट्स से हम कहते हैं frequently the transition in the dividend growth in the is from an above normal growth rate to one that is considered normal if the dividend were expected to grow at the 15% कंपाउंड रेट फॉर 5 ईयर। अब ये आ गया, कह 15% पहले 5 सालों के लिए, 10% जो है वो अगले 5 सालों के लिए, और फिर उसने कांस्टेंट ग्रोथ होते रहना है 5% के हिसाब से। फिर वो क्या होगा, कंटिन्यूसली ग्रो होगा। कंटिन्यूसली ग्रो हमने देखा था कि जी वो क्या होता है, कांस्टेंट ग्रोथ होता है। तो यहाँ पे 3 मॉडल हमारे एक ही वैल्यू में आ गए। अब हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है शेयर की, कि भाई ये मार्केट में आज कितने पे बिकना चाहिए शेयर। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले डी नॉट ले लिया, उसको हमने 5 सालों के लिए ग्रो कर लिया। हमने कहा जी 5 सालों के लिए उसकी ग्रो वैल्यू क्या आ गई, ये हमने उसका 5 सालों का ग्रो, ये वाली कैसे निकलेगी वैल्यू, सबसे पहले डी नोड आ जाएगा, फिर 1.15, ये हमने 15% जो यहाँ पे रेट लिया ये वाला, ये ग्रोथ रेट है, इसको हमने 5 सालों के लिए ग्रो करना है। इस टी का मतलब देखें, समीशन टी इज इक्वल टू 1 अप टू 5, इसको कैसे रीड करते हैं, समीशन टी इज इक्वल टू 1 अप टू 5 का मतलब कि टी जहां जहां है पहले आपने उसमें 1 लगाना है, 2 लगाना है, 3 लगाना है, 4 लगाना है, और जहां तक ये ऊपर वाली वैल्यू आ रही है 5 वहां तक लगाना है। तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है आपका, सिर्फ ये वाला, ये 5 दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है, 5 दफ़ा ये वैल्यू लगा के आपने इसको यूज़ करना है। चेंज क्या होगा, सिर्फ पावर चेंज होगी। फिर अगली वैल्यू में आ रहा है कि टी इज इक्वल टू 6 अप टू 10, तो जहां पर टी होगा वहां पे सबसे पहले 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, जब तक 10 नहीं आ जाता आपने इस फार्मूले को भी 5 दफ़ा करना है। उसके बाद फिर आपने कांस्टेंट ग्रोथ को ही यूज़ करना है, टी इज इक्वल टू 1 और उसमें से आपने 5 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे 5% लगा के आपने इसको कांस्टेंट ग्रोथ कर देना है। तो सारों को जब आप सम कर लेंगे तो आपके पास एक प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है, वी सी दैट द करंट डिविडेंड डी नॉट इज द बेस ऑन विच द एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन फ्यूचर डिविडेंड इज बिल्ट बाय सॉल्विंग फॉर के ई। हम असल में क्या सॉल्व करना चाह रहे हैं, के ई, वी ऑब्टेन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। One would use the method illustrated in chapter 4 to solve for KE. For example, if the current dividend D naught were $2 a share and a market price per share were $70, so KE in equation 15.6 would be 10.46। तो ये 10.46 क्या आ गया, इसकी KE आ गया इस फॉर्मूले के अंदर सॉल्व करने से। So for other pattern of expected future growth, the 15.5 can easily be modified to deal with the particular situation। जो constant उसका growth model होगा, अगर ये 5 साल है पहले, फिर अगला 5 साल है, ये 10 साल हो सकता है, ये 6 साल हो सकता है, ये 5 साल हो सकता है, ये 15 साल हो सकता है। The more growth segments that we specify, of course, the more the growth pattern will approximately a curvy linear relationship। ग्रोथ मॉडल ये इधर तो हमने 2 इस्तेमाल किए, 3 4 भी हो सकते हैं। The last phase is nothing more than a constant growth following period of above normal growth। तो ये कह रहा है कि जो फॉलोइंग पीरियड है उससे आगे वाला जो पोर्शन है वो सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ एक कांस्टेंट ग्रोथ है जो हमने पीछे कर लिया। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिससे आप मार्केट प्राइस ऑफ शेयर फाइंड कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है और किस चीज़ से फाइंड की जाती है, ये एक उसका पोर्शन था। ठीक हो गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक तरीका तो हमने भी डिविडेंड मॉडल कर लिया, दूसरा तरीका हम करेंगे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्रोच।
ठीक हो गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। आप तक के लिए इतना ही, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।